अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं अपने अरब दोस्तों के साथ गपशप से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है या रफ़ीकुन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करने आए तुन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुन कि आपने हमारे साथ इजहार यकजहती किया तुन। हाँ, ये जड़ा बाबा जो बाइडन तुन बस च भी लड़ पैंदा तुन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਲੜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰਦਾ ਤੁਨ, ਕੀ ਤੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਤੁਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ ਤੁਨ। हाँ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਤੁਨ, ਮਲਣਾ ਅਸਾਂ ਤੁਨ, ਝਸਣਾ ਅਸਾਂ ਤੁਨ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਅਸਾਂ ਤੁਨ। ये सरसों के तेल की बात हो रही है? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੁਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੁਨ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ। ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕਿਹਾ ਤੁਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਨ ਇਹਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਤੜੀ ਲਾਈ ਤੁਨ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਠੀਕ तुम ਠੀਕ बाबा जो बाइडन पूरा तुम तना तुम सही कहते तुन। जो बाइडन तुम तना तुम देखो ना जरा, हमारे बाद आपको भी तड़ी लगा देती तुन कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क उन। भाई तू आप खतरनाक तुन, तेरा कोई पता नहीं तुन। तू गड्डी च बवे तो उतरना आप है कि किसी ने चुक के लाना तुन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ। ਐਡਵਾਂਸ सिर्फ इस गल्लों तुन कि दुआना ते पैना ही तुन। कोई शर्म नहीं आती तुन, जिन्नू मर्जी मुंह चुक के तड़ी ला देंगे तुन। इसलिए हम आपके बड़े मशकूर उन कि आप लोगों ने अरबों के साथ इजहार यकजहती किया तुन। हालांकि तुसी तो खुद 24 घंटे मुसीबत च फसे होंदे तुन। असी ही हमेशा ताड़े नाल इजहार यकजहती करदे तुन। मगर तुसी अगर कदी कदी 5 साल बाद भी करदे तुन ते सानू चंगा लगदा तुन। यमन के मामले में हमने नहीं किया इज़हार यकजहती। कोई ना 5 साल बाद कोई एक अद्धा इजहार करना पैंदा तुन। जितना इज़हार आप करते हैं उतना हम जवाब में करते हैं। कोई ना लेने दे देने तुन। हालांकि तुहाडी अपनी ऐसले जो हाल तुन, ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਐਸਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਤੁਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਪੁੱਲ ਹਿਲਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੂਟੀ ਫਿਰਦੀ ਤੁਨ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਨ, ਪਾ ਹਾਥੀ है वेखी ही साडे दुआं दे वजन नाल पुल हिलदा तुन। आप हाथी की जगह ऊंट की मिसाल देते तो ज्यादा मुनासिब लगती। ठीक है, मगर चूंकि स्टोरी हाथी की तुन, इसलिए हम इस स्टोरी में अपना ऊंट कास्ट नहीं कर दे तुन। देखो ना जरा कितना अजीब मुतालबा करदा तुन अमेरिका तुन कि भाई तेल की पैदावार बढ़ाओ तुन। भाई हमने अपने घूह में तेल की कुप्पी डाली हुई तुन और खिंचते भी तुन। जिन्ना उत्ते आंदा तुन तुहानू दे देंदे तुन। भाई तुहानू ज्यादा चाहिदा तुन ते तुसी अपनी पैदावार वधा लो तुन। तुहाडे कोल भी ते बहुत तेल हो, तुसी केड़ी आमा दे गिट्टियां ते मल्ला तुन। देखो जी तुन, जेड़ा साडे नाल सिद्धे मूंहों गल करेगा तुन, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਏਗਾ ਤੁਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਤੁਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਤੁਨ। ਐ ਵਈ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਤੁਨ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਨ ਕਿ ਜੇ ਖੰਘਦੇ ਉਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਨ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੌਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਿਟੀ ਤੁਨ। अच्छा, सऊदी एम्बेसडर ने पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात की और दोनों के दरमियान ये तय पाया कि हम
फिल्म के शोबे में दोनों मुल्कों का ताउन जो है वो बढ़ाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक है तुम, बिल्कुल ठीक है तुम। तो आपके यहाँ तो फिल्म है ही नहीं है। नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਰਬੀ ਚ ਡਬ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਬਟਾਈਟਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੱਪੂ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। या जुनेदुन आपने फिल्म बनाया तुन वैशी अरायुन हाजा हम फिल्म बनावा तुन या शेखुन हद पवायुन। जुनेदुन अगर ऐसी फिल्म बनाई तुन ते चाचा मोटा एडी छेती वायरल होएगा तुन। ऊंट दा बच्चा चुक के एडा सोना बैले डांस करदा तुन। ਊਂਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਮ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਮ। या जुनेदुन फिल्म मेकिंग उन माफी मुश्किला, अगर हम आपस में मिलके फिल्म बनावा तुन तो बहुत अच्छी बना तुन। अच्छा। गाने उन डिफरेंट उन, तू मुझे मेरे हबीबी कोल रवे हबीबी ते मैं दुनिया नु कह देना या हबीबी। यानी कोई भी हमारा गाना पकड़ के आगे पीछे आपने सिर्फ या हबीबी लगाना है। ठीक तुम या हबीबी भी ना लाओ तुम, मेरा तुम लगा देता तुम। ते होर की तुम या जुनैदुन अमरीका परेशान हो जाएगा तुम। ਅਸੀਂ पाकिस्तान दे नाल रल के ऐसी ऐसी फिल्म बनानी तुम। बल्कि हम पहली फिल्म लैला मजनू बनावा तुम, क्योंकि ये हमारे इलाके की कहानी हुआ तुम। अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਮ। ਓਹੋ ਤੁਨ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੁਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਲਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਆ जुनैदुन ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤੁਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਏਗਾ ਤੁਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ਲਾ ਦੇਵੋ ਤੁਨ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਨ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੂੰ। जुनेदुन इंज दा बाबा मोटरसाइकिल चला भी लवे तुन ते खलारन लग्या मुंडियां नु आवाज़ां मारदा तुन कि मेरे कोल स्टैंड ते ना लगदी तुन। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਨ ਤੇ ਬਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਨ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਤੁਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢੋ ਤੁਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲੀਏ ਤੁਨ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਖੋਲੀਏ ਤੁਨ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੁਨ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਤੁਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਣਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਤੁਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਨ। या जुनेदुन बासी तेल उन बो मार जांदा तुन। हाजा इंजन दे विच गरम होके फुटकड़ियां बन जाता तुन। वाह, क्या इसने तेल का दूध बनाया। ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਨ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਨ, ਫਰੈਸ਼ ਤੁਨ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਤੁਨ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਤੁਨ। ਕੱਢ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤੁਨ, ਆਪਣੇ ਗਾਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਨ। ਨਾਲੇ जुनेदुन ਤਾਜ਼ੇ ਤੇਲ ਤੇ ਮਲਾਈ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਆਂਦੀ ਤੁਨ। ਮੇਰੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਨ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਨ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਨ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਨ। ਆ जुनैदुन ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਕੋ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੁਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ ਤੁਨ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈਏ ਤੁਨ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾ ਦੇ ਤੁਨ, ਤੂੰ ਤੇਲ ਵੇਖ ਤੁਨ ਔਰ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖ ਤੁਨ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਨ। ਬੱਚੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਦੇ ਤੁਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੁਨ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਨ। ਫਿਰ ਭਾ ਰਾਤੀ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਤੁਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ 47 ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਨ ਔਰ 128 ਬੱਚੇ ਤੁਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤੁਨ।
128 बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाम कैसे याद रखते हैं? ना तो इन्होंने मेरा ख्याल है 47 तक रखे, तो नो दे अगे फिर 48, 49, 50, 52, 52 नंबर ला देते थे। जब वो नंबर भी खत्म हो गए तो फिर 48A, 48B, 48C। गुजारा तो करना तो ना, निशानी कोई ना कोई रख देते। अच्छा, मुझे याद आया, हमने एक मामले पे आपका शुक्रिया भी अदा करना है। आपने ये डाक टिकटों के आलमी दिन के मौके पे सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती को उजागर करते हुए एक ख़ास यादगारी टिकट जो है वो इन्होंने जारी की है। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का पहला दौरा सऊदी अरेबिया था, उस हवाले से। तनु पता है तुम पाकिस्तान बरादर ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, और ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यकीन करोगे कई ऐसे महकमे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनके मुलाजमीन को शायद हुकूमत भूल ही गई हुई है कि इस नाम का यहाँ पे कोई महकमा हमने बनाया था और उसकी तनख्वाहें देना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा यार, बड़ी तकलीफ़ होती है वो मैसेजेस देख के, खा वो आपको या ईमेल्स देख के, जो मुख्तलिफ महकमों के लोग हमें लिखते हैं अपनी तकलीफ़ों के हवाले से, और वो तकलीफ़ दे मैसेज पढ़ के यकीनन बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो होते ही तकलीफ़ दे मैसेज। अक्सर मैंने देखा है कि सरकार जो है हमारी, चाहे वो सूबाई हमारी हुकूमतें हों या वफाक की हुकूमत हो, और ये पिछले कई बरसों से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ कि यकीन करोगे कई ऐसे महकमे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनके मुलाजमीन को शायद हुकूमत भूल ही गई हुई है कि इस नाम का यहाँ पे कोई महकमा हमने बनाया था और उसकी तनख्वाहें देना हमारा फ़र्ज़ है। तनख्वाहें देना, पेंशन देना, उनके माली मसाइल हल करना बिल्कुल भूल गए हुए हैं, बिल्कुल भूले हुए हैं। यानी कई कई महकमे जो हैं वो हुकूमत ने अपने तई सफ़ा हस्ती से मिटा दिए हुए, हालांकि वो काम कर रहे हैं, जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों की अदायगी जो है वो 1.5 2 साल से नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से, ऐसे जैसे किसी भिखारी को भीख देते हैं, इस तरह उनके लिए कोई जैसे चंदा करके नहीं जमा कर देते। और वो सरकारी मुलाजिम है, या वो मतलब कंट्रैक्चुअल है या मुस्तकिल मुलाजिम है, लेकिन सरकार के मुलाजिम है यार। सरकार जब किसी को जॉब देती है और जॉब से फिर रिटायर करती है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको बहुत संजीदगी से ले। इसीलिए मेरा, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो घोस्ट मुलाजमीन का हर दूसरे दिन चक्कर पड़ता है ना कहीं सिंध में, हम सुनते हैं जी इतने टीचर्स घोस्ट मुलाजमीन है कि हुकूमत तनख्वाहें तो दे रही है लेकिन वो उन मुलाजमीन का वजूद ही कोई नहीं है। वो इसीलिए होता है कि हुकूमत की सीरियसनेस ही नहीं होती। अगर हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखे तो कैसे घोस्ट मुलाजमीन आ सकते हैं? एक मोटी बात है ना यार। कैसे कोई बंदा हुकूमत से तनख्वाह ले सकता है जिसका जो दफ्तर ही नहीं आता, जो काम ही नहीं करता? चले नालायकी से काम करे वो तो समझ आता है, लेकिन ऐसे लोग किस तरह तनख्वाह ले सकते हैं कि जो लोग आते ही नहीं है दफातर में? सारा मुल्क तो कैसे चल रहा है, तो कैसे कुछ लोग जो हैं वो नहीं आते और तनख्वाहें ले जाते हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं और तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, रो रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले जो 16,000 मुलाजमीन, वो बेनजीर दौर वाले, उनको कभी निकाल दिया, कभी रख लिया, कभी निकाल दिया। वो ना पिंग पोंग बनाया हुआ, टेबल टेनिस की बॉल बनाया हुआ उनको। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया कि भाई इनको बहाल करें और इनको रखें, कुछ जो घोस्ट थे उनको निकाल दें। मगर अब हुकूमत ने क्या किया है, देखे ना जरा हुकूमत की चालाकी क्या है कि उनको जिनको रखा था ना जी, उन सारों को ही रख लिया जी कि ये जब कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद से आप भर्ती हुए हैं नए। अच्छा, अब अगर वो जिस तरह भी है कानून के मुताबिक ऐसे ही किया जैसे कोर्ट ने कहा था, या कोर्ट की नहीं सुनी, दोनों सूरतों में अगर फैसला इस तरह का है तो कोर्ट को भी गुजारिश करनी चाहिए कि यार खुदा के लिए कोर्ट ने, देखो जहाँ तक मैंने फैसला तो देखा है ना, कोर्ट ने बहुत मुशफ़िकाना फैसला किया है, कोर्ट ने सिंपैथेटिक रही है कोर्ट, कि यकदम सबको निकाला भी ना जाए
और जो गोस्ट किस्म के मुलाजमीन हैं उनको सरकारी खजाने से नवाजा भी ना जाए। बहुत अच्छा फैसला था। अच्छा, वो फैसला वो यही है कि जिन लोगों ने कोई महकमाना भी इम्तिहानात अगर दिए हुए हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इम्तिहान दिया हुआ है या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का या कोई भी किसी भी प्रोसीजर से अगर भर्ती किसी हुए प्रोसीजर से भर्ती हुए उनको उसी डेट से जब वो पहले वो हुए उनसे उनको रीइंस्टेट किया जाए। और दूसरी कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको इस अदालती फैसले के बाद शुमार कर लिया जाए। गवर्नमेंट ने सब कोई नवा भर्ती कर लिया। हाँ, लेकिन अब बात यह है कि हुकूमत को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो कोई भी रवैया अपनाता है, और ये जो इनकी जो अक्सरियत है इन मुलाजमीन की, वो भी कोई इस तरह के मुतालबात नहीं हुकूमत के सामने पेश कर रही कि वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल ना। उन्होंने वो बार बार यही अर्ज कर रहे हैं, 10 बस्ता अर्ज कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें कम से कम ऑनरेबल एग्जिट तो दे दिया जाए, कोई गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाए। फिर हमें अगर हमारी मर्जी है सारे बेचारे रिटायर हो रहे हैं तो 2-3 साल और सर्विस करने का मौका दे दिया जाए। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जो मेरा ख्याल है 15-20 दिन के अंदर अंदर इस अदालती फैसले पर अमल दरामद की कोई शक्ल निकालेगी। तो वो मेरा मतलब है जो साल से बेचारे लगे हुए हैं, खजल हो रहे हैं, पहले ही उनके साथ बड़ी बुरी हो रही है, कभी निकाल देते हैं, कभी रख लेते हैं, अपनी सियासी चपकलशों की नजर कर देते हैं लोगों को। जो बेचारे अब रिटायर हो रहे हैं, 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर होता है और रिटायर होता ही इसलिए है या किया जाता है कि भाई अब इससे काम नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। अब इस उम्र में वो कहाँ बेचारे दोबारा से नई जिंदगी अपनी शुरू करेंगे। उनको कुछ ना कुछ जो पैसे शैसे या पेंशन वगैरह है जो वो दे उन बेचारों को सारी जिंदगी की सजा जो है। पेंशन दे, टेंशन ना दे। टेंशन ना दे, वो इंसान है वो। इसीलिए यहाँ पे जुराइम जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए फिर लोग बैठ के तो मुल्क के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ बद्दुआएं और गालियां निकालते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, मतलब हमदर्दी नहीं की जाती। इंसान के साथ हमदर्दी बड़ी जरूरी है। जो इंसान है, लोग तो जानवरों के साथ हमदर्दियां करते हैं। कई ममालिक में जानवरों के साथ ऐसा अच्छा सलूक किया जाता है और सख्ती से निपटा जाता है जानवरों के साथ जुल्म करने वालों। तो यहाँ तो इंसानों के साथ जुल्म करने वालों को कोई नहीं पूछ रहा। यार खुदा का वास्ता है, कुछ खौफे खुदा करे। वो बेचारे अब रिटायरमेंट पे आए हुए हैं जो लोग, उनको आप कह रहे हैं कि दोबारा नई भर्ती आपकी हुई है और 7 महीने बाद रिटायर हो जाएगा, उन्हें कख नहीं मिलेगा। वो कितने जाएगा अपने बच्चे लेके, कहाँ जाएगा वो अपनी बूढ़ी बीवी को लेके। मेरा मतलब इस उम्र च दंद भी निकल जाते ने, लड़िया भी नहीं सही जाता। घर बेचारे वेले किथे बह के एक दूजे दे नाल लड़दे फिरनगे। सही गल है, 60 साल दी उम्र च तो सेब नूं सही दंदी नहीं वड्डी जांदी, कारोबार कित्थों होना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, जवानी दिन बड़ी ਚੁੱਕੇ ਸੇਬ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सिर्फ टुक सकता है, टुक सकता हाँ, वैसे यार जुनैद, ये हुकूमत को चाहिए कि ये जुल्म ना करे। जो रिटायर हो रहे हैं लोग, उनके साथ हमदर्दी की जाए। 16,000 बंदा है बेचारा, 16,000 आदमी को कम नहीं होता। इंसान है ये लोग, इनके साथ कोई इंसानियत वाला ही सलूक किया जाए, प्यार मोहब्बत वाला ही कोई रास्ता निकाले इनके लिए, वरना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। अजीजी भाईजान, एक शहर बस जाता है 16,000 आदमी। जी जी जी, तुसी तो खैर जिथे कल्ले भी बैठे हुए तो लगता शहर ही है। यार मैं उन 16,000 आदमी की जुबान पढ़ना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के वक्त सोचा कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, अपना इलाज करवाऊंगा, रिटायरमेंट मिलेगी, मैं अपना मकान रंग करवाऊंगा। जी 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 जी, या मैं कोई खत्म दुआऊंगा और गोगे को बुला के न्याज दूंगा। ये भी आपके लाजमन जहन में होगा। आप उनके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, आप अपने मेदे के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। नहीं अजीजी भाईजान, किसी ने ये सोचा होता है कि मैं वैगन आर गाड़ी लूंगा और ऊबर में डालूंगा और बच्चों का रिजक कमाऊंगा। हाँ जी, और उस वैगन आर में अगर किसी दिन गोगा बैठेगा तो गाड़ी पंचर हो जाएगी। गोगे बाय द वे, न्याज से तुम कितनी देर से वाबस्ता हो? यार कोई ऐसा मामला नहीं है, इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम चौधरी न्याज है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर इसी हिसाब किताब से ये हुकूमतें चलती रही जुनैद साहब, तो और 5 साल बाद आप लोग देखना
बकरा 1 लाख का आएगा और कसाई 10 लाख मांग लेगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 33,000 की बिजली और 2,74,000 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है। नाज़रीन, आज एक बार फिर बहुत दिनों बाद हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया है और मेरा ख्याल है काफ़ी दिनों के बाद याद किया है। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, बल्कि आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा। जिस तरह पूरी कौम ने पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत का इजहार किया है और इलेक्शन में हमें फतह दी है। बिल्कुल। देखिए, देख के एक दाने से ही चख के समझ जाना चाहिए कि पूरी देग में क्या है। आपको ये ज़िमनी इलेक्शन में मुल्तान में जो पीपल्स पार्टी की जीत हुई है, उससे ये बाबा समझ जाना चाहिए कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। भुट्टो। जुनैद साहब, हम चूंकि मजे हुए सियासतदान हैं, हमें पता है सियासत होती क्या है। हम शोर मचाने वाले नहीं हैं, बदतमीजी या वावेला करने वाले नहीं हैं, और ना ही हम कोई दंगा फसाद करके तो अपनी पार्टी को हुकूमत में लाएंगे। हम तो इंशाअल्लाह ये जो कौम है, जो पाकिस्तान की आवाम है, इसकी मोहब्बत के जरिए इंशाअल्लाह हुकूमत में आएंगे। अच्छा शाह जी, वो क्या मामला है? आपने असेंबली में तो आई दे दी कि मेरे घर में बिजली का बिल जो है वो 3,07,000 रुपए है, जिसमें से 2,74,000 रुपए जो है वो बिजली की मद में नहीं है, बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। और खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि जी हम आपके बिल की तहकीकात करा लेंगे। देखिए ना जरा, अगर हम जैसे लोगों का ये हाल है तो आम आवाम जो है वो बेचारी किस तरह बिल बिला रही होगी। अल्लाह भला करे ताड़ा, बड़ी गल। देखिए, सिर्फ 33,000 बिजली की कीमत है जी हाँ, जी हाँ। और 2,74,000 साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। ये सही है कि आप कहीं से 2 समोसे लें तो वो बिल मांग ले 10,000 रुपया। पूछने पे आपको वो बताए जी कि 50 रुपए के 2 समोसे और बाकी 9,950 रुपए की चटनी है। या आप किसी हमाम से शेव करवाएं तो आपसे 2,000 रुपया मांग ले, और पूछने पे बताए जी कि 200 रुपया शेव का है और 1,800 रुपया मूछें तराशने का है। अगर इसी हिसाब किताब से ये हुकूमतें चलती रही जुनैद साहब, तो और 5 साल बाद आप लोग देखना, बकरा 1 लाख का आएगा और कसाई 10 लाख मांग लेगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 33,000 की बिजली और 2,74,000 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, और ऊपर से खुर्रम दस्तगीर साहब जो हमारे ही इत्तेहादी हैं, वो फरमाते हैं कि आपके बिल की तहकीकात कराई जाएंगी। भाई बिल जाके नेब को दे आओ तहकीकात के लिए। और मैंने सुना है आपने अभी सोलर पैनल लगवाया हुआ है घर पे। सोलर पैनल तो लगवाया हुआ है जुनैद साहब, सर्दियां शुरू हो गई हैं, मैं तो सुबह सुबह छत पे कुर्सी बिछा लेता हूँ और दुआ मांगनी शुरू कर देता हूँ, या अल्लाह धूप बड़ी तेज आज करना, या अल्लाह आज सूरज के सामने बादल ना आए, बल्कि मुंह ऊपर करके बादलों की मिन्नत करता हूँ कि भाई दाएं बाएं फिरते रहो, कोई एतराज नहीं है, सूरज के आगे ना आना। जिन लोगों ने सोलर पैनल लगवाया ना, वो ये दुआ करते हैं, या अल्लाह आज 2 किलोवाट की धूप निकले, या अल्लाह 2.5 किलोवाट की धूप निकले। शाह जी, आप एक ही टिकट पे 2 मजे ले रहे हैं। आप हुकूमती इकदाम पे तनकीद भी करते जा रहे हैं और हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं हुकूमत में बैठ के। देखिए जुनैद मियाँ, हम असली जमहूरी लोग हैं। जमहूरियत का यही अंदाज होना चाहिए कि जहां आपको कोई गलत चीज नजर आए, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बोले। देखें, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम अपने लीडरान को या अपनी हुकूमत को पीर मान लें या उनको कोई वली अल्लाह पेंट करें। जो गलती उनसे होती है हम उसकी निशानदेही करते हैं। हमने देखो, हमने आवाम का सोचना है। हमारी चूंकि अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, इधर नारा बनता है। ठीक है शाह जी, नारा मैं लगा देता हूँ, जिए भुट्टो। लेकिन
नारे के बाद एक बात है, आप कहते हैं हमारी जमहूरी पार्टी है, आप वफाकी हुकूमत पे तनकीद करते हैं, ढेरों तनकीद करते हैं, और सिंध की हुकूमत पे आपने चुप बाटी हुई है। चुप बाटी हुई है। ओ बाबा, चुप बाटी हुई नहीं होता, चुप वटी हुई होता है। और शाहजी वाटी होता वटी होता, ये छोड़े। उधर सिंध में इंसानों को कुत्ते काटे जा रहे हैं, वो कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है कोई। देखे जहाँ पे हमें गलती नजर आती है सिंध हुकूमत में भी जी। मुराद अली शाह साहब के मुतालिक भी हम जरूर बात कर देते हैं जी। मैं तो कभी नहीं रुकता। और हम लोग जितने भी सीनियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के, जी जी। हम अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद करते हैं बाबा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पार्टी की तारीफें ही करते रहते हैं, जो चीज नजर आती है उसकी बात कर देते हैं। हमें चूंकि मालूम है कि आइन और कानून के तहत ही हुकूमत हो सकती है। हम कोई पीटीआई के इमरान खान की तरह नहीं है, उसको तो कोई आज कह दे 10 दिन आप एक दायरे में मोटरसाइकिल चलाओ फिर आपको हुकूमत मिलेगी, वो फौरन मोटरसाइकिल पे चढ़ जाएगा। हम ऐसा नहीं करते, हम अवाम की खिदमत करके तो हुकूमत करने वाले लोग हैं। लेकिन शाहजी खिदमत नजर नहीं आ रही। तो आप आंखें चेक कराएं अपनी। इस उम्र में तो आंखों में मोतिया अक्सर उतर आता है। शाहजी आप ठीक कह रहे हैं, ये पौने अन्ने हैं। जल्दी चेक कराओ कहीं पूरे ना हो जाना। शाहजी आप उसके सवाल का जवाब दे, आप बद्दुआओं पे उतर आए। देखे मेरी बात सुने भाई, वो कह रहा है कि खिदमत नजर नहीं आ रही। अब इसका क्या जवाब दूं? खिदमत पकड़ के दिखाऊं ये है खिदमत? जाए जाके देखे 6x6 नजर है उसकी। तो जुनेद वो अंधा साहब तो सिर्फ ऐसे पार्ट टाइम मांगने के लिए बनता है। नहीं, मगर हम मांगने वाले नहीं है ना, हम तो सिर्फ वोट मांगते हैं। जी हाँ जी हाँ। और वोट भी अपनी खिदमत के बलबूते पे मांगते हैं। भाई ऐसे ही नहीं पाकिस्तान अल्लाह के फजल से आज भी पीपल्स पार्टी से प्यार करता। शाहजी अगर सियासत में रिटायरमेंट का सिलसिला होता तो आपकी सारी पार्टी रिटायर हो जाती। मगर रिटायर कैसे हो जाएं? लोग मोहब्बत करते हैं। आप देखें तो सही मुल्तान में लोगों ने किस तरह मोहब्बत का इजहार किया है। ये तो है। कितना शोर मचाते थे वो हमारी पार्टी के भगौड़े शाह महमूद कुरैशी साहब। तो देखिए 20,000 वोट से हराया है अली मूसा गिलानी ने, जो कल का बच्चा है। बहुत बड़ी जीत है जी। अच्छा शाहजी, अगर आपको पब्लिक सपोर्ट पे इतना ही नाज है तो फिर बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं आप? भाई वो भी कराएंगे, मगर टाइम जब आएगा तो कराएंगे। टाइम तो आ गया, 3 दफा आ गया, 3 दफा आपने कैंसिल करा दिए। ओ मेरे भाई, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है। आप देखें सिचुएशन क्या है। जरदारी साहब की तबीयत खराब है, उधर सैलाब आया हुआ है। वो सैलाब ज़दगान बेचारों को हैंडल करें या आप इलेक्शन करवाते फिरे? नहीं तो जरदारी साहब ने क्या पोस्टरों पे ले ही लगानी है? लीडर के बगैर इसी तरह इलेक्शन होते हैं जिस तरह नून लीग के बेचारी के हुए। लीडर तो आपके बिलावल है। बात तो ठीक है आपकी, लीडर तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी है, मगर कहीं ना कहीं ये आवाज भी तो आ जाती है ना, मेहदी तां सज दीजे नचे मुंडे दा प्यो। यानी इलेक्शन तां सजदा जे होवे मुंडे दा प्यो। तो इसलिए जरदारी साहब का भी सेहतमंद होना बड़ा जरूरी है। और इलेक्शन होंगे, हम कोई इलेक्शनों से राह फरार इख्तियार नहीं कर रहे जुनैद साहब। अब तो आपको समझ जाना चाहिए, जो अल्लाह के फजल से कराची में भी इमरान खान को शिकस्त दी है, जी हाँ जी हाँ। और ये जो नायब कप्तान है मुल्तान वाले, उनको भी शिकस्त फाश दी है। तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं है। शाहजी जीत की खुशी में कोई मिठाई शिठाई भी लेके आए हैं? हर मेहमान को तुम ऐसे ही कह देते हो, क्यों हस्बे हाल में बैठे हो, किसी तंदूर पे क्यों नहीं बैठते? अगर कोई तंदूर पे नहीं बिठाता तो किसी दरबार पे बैठ जाओ बाबा, वहां न्याज सियास खाते रहना। हम इधर बात करने आए हैं, सियासत में तुम्हें मिठाई की पड़ी हुई है। नहीं शाहजी गोगा बड़ा प्यारा लगता है। ये दरबार पे जब जाता ना तो एक हाथ में इसने चावल पकड़े होते हैं, एक हाथ से धमाल डाल रहा होता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खबर ये बताती है कि उसकी बीवी के साथ बनती नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अक्सर झगड़े रहते थे, तो उन्हें क्या क्या ला फिर तेरे बुए के हिदरहत पे चढ़ जाते। यार शोबिस के अंदर जो हमारी जोड़ियां हैं ना, हाँ जी शादीशुदा लोग आपस में मियाँ बीवी जिसको कहते हैं, जी जी, यार इतना दुख होता है कि ऊपर तले बहुत सारे जो जोड़े हैं उनकी डाइवोर्स हो गई है, अलहदगी हो गई है।
और मैं बखुदा इतना अजीब सोचता हूँ कि यार उन बच्चों का क्या कसूर है जो आपने पैदा कर लिए, हाय उनका क्या कसूर है। और इतनी बेवकूफ़ हैं लड़कियां, इतनी बेवकूफ़ हैं, मतलब छोटी हैं, बच्चियां हैं, इसलिए मैं ये सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि यही पता नहीं, यही अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस वक्त जवानी में अगर मैं ये कुछ ऐसा सख्त स्टेप ले रही हूँ तो आगे वक्त ये नहीं रहना, हाँ जी, आगे ये वक्त नहीं रहना। रहना। कंप्रोमाइज की आदत डालें खुदा के वास्ते। और लड़के भी उसी तरह, देखिए ना, लड़कों को भी ये जरा समझ नहीं आ रही कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। और आपको सारी दुनिया देखती है, सारी आवाम आपकी फैन होती है, आपको आइडियलाइज करती है, बच्चियां आपको देखती हैं, पढ़ती हैं आपको अखबारों में, रसालों में, जरीदों में, मैगजीनों में, हाँ जी, और फिर आपके मुतल्लिक सोचती हैं कि ये लड़की जो है ये बड़ी प्यारी है, कोई आपकी ड्रेस की वजह से आपकी फैन है, किसी को आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, सब आपको प्यार करते हैं। जी। और जब आप ही अपने फैंस के सामने इस तरह की हरकत करते हैं जो कि जिंदगी हिला देने वाली है, तो आगे अवाम को आप इससे क्या सबक दे रहे हैं। आप खुदा के वास्ते ये भी सोचा करें, ये भी सोचा करें। एक तो आप अपने बच्चों के हवाले से सोचें कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी का क्या बने। फिर आप ये भी सोचें कि हमें लोग देखते हैं, हमें आइडियलाइज करते हैं, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि जिंदगी इस तरह भी गुजारी जाती है कि जब मर्जी आप तमाशा है, आप जब मर्जी डाइवोर्स ले लें, तो सबकी छोटी छोटी बातें होती हैं। आप किसी जोड़े को भी जो अलहदा होता है, आप उसको बिठा के तो आप कुछ देर के लिए उसका इंटरव्यू करें, आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपको आखिर पे कहना पड़ेगा कि यार फिटे मुंह आपका, आपने इन बातों से जिंदगी खराब कर ली है, अपनी भी और बच्चों की। ये क्या कर रहे हैं आप। हाय और मैं तो उसे जरा भी अक्लमंद नहीं समझता, जरा भी बहादुर नहीं समझता। इंतहाई बुज़दिल और डरपोक होते हैं वो लोग जो हालात को या सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर बिल्कुल। सकते, हाँ जी, हैंडल ही नहीं कर पाते। हाँ जी। वो कहाँ के अक्लमंद हैं, इंतहाई जाहिल लोग होते हैं। बिल्कुल। और आप लोग तो यार जवान लोग हो, और आप आर्टिस्ट जो हो, एक्टर्स, पॉपुलर पूरी दुनिया में आप होते हो, तो ऐसे ही तो नहीं होते। हाँ जी, आपको तो इतनी शऊर और अक्ल होना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आप कर रहे हैं। कंप्रोमाइज भी किसी चीज का नाम है। बिल्कुल। मैं एक खबर पढ़ के भाजनैद हंस रहा था, और बल्कि तुम भी मुझे बड़ा याद आए कि देखो कंप्रोमाइज करना भी कितना अच्छा लगता है। और लोग किस किस हालत में कंप्रोमाइज करते हैं। आप हैरान होंगे खबर सुन के जी। कि उत्तर प्रदेश जो रियासत है इंडिया की, वहां पे एक बंदा है अपना राम परवेश, अच्छा, राम परवेश के नाम से एक शख्स है। जी जी, उसने दरख्त पे रिहाइश रखी हुई है। उसके घर के सामने एक खजूर का दरख्त है, कुछ 70-80 फुट ऊंचा। अच्छा, उसके ऊपर उसने को मचान सी बांध के ना जी, हाँ, तो कोई 40 को फुट ऊंचा जाके तो उसने रिहाइश रख ली हुई है। वो तो अपनी तरफ से कोई 12वीं मंजिल पे रह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पता है, ये चला खबर ये बताती है कि उसकी बीवी के साथ बनती नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अक्सर झगड़े रहते थे, तो उन्हें क्या किया, ले फिर तेरे बुए के ही दरख्त पे चढ़ जाते। वो भी मिसाल आती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। खजूर में अटका, वो बेचारा घर से लड़ा और खजूर में अटका। वो सुना पुलिस ने भी उसे आगे कहा थले उतर जा। अच्छा। वो कहते जी मैं नहीं आना, नस जो इथों। और पुलिस वाले एडे कारीगर नहीं कि दरख्त पे चढ़ जाए, और वो भी खजूर पे। बल्कि उसके गांव के लोग बड़े तंग हैं, उनकी प्राइवेसी खराब हो रही है। वो कहते ऊंचा चढ़ के तो सारा पिंड वेंदा रही। हो सकता है जीजी उसकी बीवी उसको बहुत ऊपर देखना चाहती हो। यार ये ऊपर देखने का तो तरीका नहीं कि खामद बांदर बन जावे। वो इतनी तो दूर से उसको पानी कौन पहुंचाता होगा ऊपर ओ जनाब, सुना है कि रात के वक्त थोड़ी देर के लिए नीचे आता है, जब देखता है कि इर्द गिर्द कोई नहीं है, अच्छा, और अपनी कोई जरूरियात पूरी करके फटाफट उत्ते नाच जाता है। अजीजी भाई, घर बसाने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी, जी। अपने गोगा जी हर बुध दे बुध घर कपड़े धोने वाली मशीन लाते ने। तो पूरा मोहल्ला कपड़े ले गया। यार इसकी जुल्फी की अच्छी बात ये है कि ये आधी जुगत उर्दू में करता है, आधी बाकी जो होती है उसमें एकदम पंजाबी में आ जाता है। वैसे गोगा जी ने मेरा ख्याल है मशीन लाने की जरूरत नहीं। क्यों जी? अगर ये कपड़े मूंह च पा के थोड़ा जिहा साबन वाला पानी पी के करोली
हौली कर देना कि कपड़े बेहतरीन धोप के निकल। एक दफा उसने किया था, 3 दांत भी साथ बाहर निकल गए थे। बाखुदा बड़ा ही दुख होता है, बड़ी ही परेशानी होती है, अफसोस होता है जी जी कि ये क्या कर रहे हैं लड़के, नौजवान ये क्या कर रहे हैं, नौजवान बच्चियां बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रही। यार अल्लाह पाक के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो और भी बेशुमार ऐसे बेवकूफाना और गलीज अमल करता है इंसान, मगर अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि जायज अवामिल में से जायज अमल जितने भी हैं उनमें सबसे नापसंदीदा मेरे नजदीक तलाक है। आप यार इसको समझ ही नहीं रहे, जी आपको इसको महसूस करना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए कि अल्लाह के नजदीक ये सबसे नापसंदीदा अमल है इंसान का। और आप बड़े आराम से वो लड़ झगड़ के 10-15 दिन 20 दिन महीना डेढ़ लड़ लुड़ के तो आप कहते हैं चलो ठीक है जी अलहदा हो जाते हैं, हम अपनी रजामंदी से अलहदा हुए हैं। हाँ जी क्या बेवकूफ बात कर रहे हो यार, क्या जहलों वाली बात कर रहे हो आप। बच्चों की जिंदगी बच्चों की जिंदगी यार खराब हो गई। और देखिए हकीकत को फेस करना चाहिए, हाँ जी आप लोगों को कंप्रोमाइज की आदत डालनी चाहिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है रब के नजदीक, और उससे आपकी अपनी जिंदगी और आगे बच्चों की जिंदगी तो 100% बर्बाद हो जाती, खत्म हो जाती। सारी जिंदगी बच्चा बेचारा कॉन्फिडेंस में नहीं नहीं आता, रहता, हाँ जी। उसकी शख्सियत ही बेचारे की मजरू हो जाती है। आप उसकी शख्सियत को मजरू कर देते हैं, आप जख्मी कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और आप खुद भी 50% अपनी जिंदगी को रोग लगा लेते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो शख्सियात हैं जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं Famous और है, लोग जी। उनको देखते हैं, उनको तो ख्याल करना चाहिए उनको तो ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि हमें लोग देख रहे हैं, देखते हैं हमें बच्चियां देख कॉपी रही करते हैं, हैं। हमें बच्चे देख रहे हैं, हमें लड़कियां देख रही हैं और आइडलाइज कर रही हाँ हैं। जी इसलिए हमें कोई अच्छा अमल करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल वो हम बार बार स्पीच का जिक्र करते हैं जो एक शो में कहीं अब्दुस्तार ईदी मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, उनकी जो बेगम थी बिल्किस ईदी मरहूमा अल्लाह ताला उनको भी जन्नतों में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। उन्होंने एक दफा तलाक के मुतालिक बच्चों को लेक्चर दिया था, हाँ, और वो इतना सच्चा और खुदा की कसम दिल हिला देने वाला लेक्चर था कि अगर वही हर बच्ची सुन ले तो वो बंदे बन जाए। वो ना ये सोचे, वो ये कभी भी ये डिसीजन ना ले कि मैं तलाक ले। तलाक हाँ, क्या कर रही हैं आप? जो बच्ची अपना घर नहीं बसा सकती, इसका मतलब है वो बड़ी नाकाम है, अपनी अन्ना की खातिर कितनी जिंदगी वो बड़ी कमजोर है, वो बेचारी बड़ी मैं तो जाहिल कहूंगा, वो जाहिल है। हाय, क्या हो गया यार, ये छोटे छोटे कंप्रोमाइज आपसे एक मर्द नहीं है आपसे हैंडल हो रहा, हाय, होंगी उसमें गलतियां, बिल्कुल। होंगी उसमें गलतियां, उसको हैंडल करें, उसको किसी तरीके से राह रास्त पे लाएं, झुक जा। उसको किसी तरीके से अपनी मर्जी में डालें। यही अक्लमंदी है आपकी, यही आपकी खूबी होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। उसी तरह मर्द भी जो है उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, भावें दरख्त ही चढ़ जाओ, खुदा का वास्ता है तलाक न लो यार, बच्चे आपके खज्जल हो जाएंगे, ऐसे ना करो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि कभी कभी हम इसलिए भी हंस पड़ते हैं कि कहीं रो ना दें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।